तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल रनिंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टोटल लर्निंग ऐप टोटल रनिंग चैनल पर आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास कंटिन्यू हो रहा है, जीके का। पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग 2 क्लास की है। आज हमारा ये थर्ड क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली फॉर जीके। तो चलिए थोड़ी देर में हम लोग अपने जीके के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला दूसरा प्रश्न है। ये पहला है, पहला नहीं दूसरा है, क्योंकि पहले में कुछ गलतियां हैं, इसीलिए हम लोग आज दूसरे से शुरू कर रहे हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न में कि भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया, यानी ये प्रश्न है आपका इतिहास से जुड़ा हुआ। ये प्रश्न आपका साल 2006 में पूछा गया, यानी जो पारा मेडिकल का इंटर लेवल का 2006 में जो एग्जाम हुआ था, उस समय यह सवाल पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा है आपका मोहम्मद तुगलक ने, या तीसरा है आपका बाबर ने, और चौथा है आपका अंग्रेजों ने। यानी कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे पहले बारूद का उपयोग किया। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बताएं। दूसरे नंबर प्रश्न का, आज का पहला है, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान दें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबर ने भारत में सबसे पहले बारूद का उपयोग किया था। आपको एक बैटल याद होना चाहिए, 21 अप्रैल 1526। और यह जो है, इसको हम लोग कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। याद होगा आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी युद्ध में सबसे पहले बाबर ने क्या किया था, तोपों का प्रयोग किया था। और तोपों को चलाने के लिए बारूद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें कौन कौन था, एक था इब्राहिम लोदी, एक तरफ लोदी वंश के राजा थे, और दूसरी तरफ कौन था, बाबर था। और इन दोनों के बीच इसमें युद्ध हुआ था, और बाबर ने क्या किया था, पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। और उस तोपों को चलाने के लिए बारूद चाहिए, तो बारूद का उपयोग सबसे पहले किसने, बाबर ने। चलिए, तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का 28वां राज्य है, भारत का 28वां राज्य कौन है। गोवा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या झारखंड। आपके सामने चार ऑप्शन है, चार विकल्प है। और यह प्रश्न जो है आपका साल 2007 में पूछा जा चुका है कि भारत का 28वां राज्य बताइए कौन है। गोवा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। ये उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तराखंड। चलिए बताएं, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ या झारखंड।
चलिए दोस्तों बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। ए बी सी या डी। तो दोस्तों भारत का 28वां राज्य कौन बना? झारखंड बना। आपको पता है कि पहले बिहार और झारखंड एक साथ था, क्या दोस्तों? बिहार और झारखंड क्या था दोस्तों? एक साथ। जब ये दोनों अलग हुआ, जब झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड का अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, और इसी दिन ये भारत का 28वां राज्य बन गया। और भारत में अभी कुल 28 राज्य ही हैं। टोटल बात किया जाए तो हमारे देश में कुल 28 स्टेट हैं। क्या है? 28 स्टेट। और सबसे पहले अगर कोई राज्य बना था, अगर कोई आपसे पूछता है कि पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आज का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान बताएं। यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो प्लेस है वो पूरे विश्व में कितने नंबर पर आता है। और ये प्रश्न आपका 2007 में पूछा जा चुका है। 2007 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। आप बताएं, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों आप सभी लोग बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ए बी सी या डी? तो दोस्तों बहुत ही सरल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी, सातवां। और आपसे कोई पूछे सबसे पहला कौन था? सबसे पहला तो आप सभी को याद होना चाहिए, रशिया, रूस। सबसे पहला कौन है बाबू? रशिया। चलिए दोस्तों अगले क्लास सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किस तट की रेखा सबसे लंबी है? यानी निम्न में से ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन है, इन चार ऑप्शंस दिए हैं और इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है सबसे बड़ी तट रेखा कौन है। और ये सवाल आपका 2007 में पूछा जा चुका है। इसलिए आप बताएं, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो बताए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों केरल होगा, तमिलनाडु होगा, उड़ीसा होगा या आंध्र प्रदेश होगा, सभी लोग बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इन सभी में से सबसे बड़ा है। लेकिन कैसे याद करें? सभी लोगों ने तो यही पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन, सबसे बड़ा तट रेखा। तट रेखा का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि जो समुद्री सीमा है वो सबसे ज्यादा बड़ी किसकी है। तो सबसे ज्यादा बड़ी इन चारों में से आंध्र प्रदेश की है, लेकिन सबसे बड़ा अगर किसी का है तो वो गुजरात है। सबसे बड़ा किसका है? गुजरात। लाइन से आप सभी लोग याद कर ले, गुजरात के बाद आता है बाबू आपका आंध्र प्रदेश। देखो गुजरात के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, लाइन से याद कर ले। फिर आ जाएगा आपका तमिलनाडु,
फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा आपका बाबू केरला, फिर आ जाएगा आपका ओडिशा, केरला, ओडिशा, फिर आ जाएगा बाबू आपका कर्नाटका, देख ले लाइन से, कर्नाटका के बाद सभी लोग बताए क्या आ जाएगा, कर्नाटका के बाद आ जाएगा बाबू आपका वेस्ट बंगाल, और सबसे छोटा आपका गोवा। टोटल 9 है, आपको याद होना चाहिए, टोटल 9 राज्य जो है समुद्री सीमा से लगते हैं। तो एक हो गया गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा केरला, छठा ओडिशा, सातवां कर्नाटका, आठवां वेस्ट बंगाल और नौवां गोवा। देख लीजिए, सबसे बड़ा बताओ गुजरात है, दूसरे में कौन, आंध्र प्रदेश, बताओ आंध्र प्रदेश होगा कि नहीं होगा। तो कुल कुल बात की जाए तो कुल ही जो सीमा है पूरे तटरेखा की वो है 7,516 किलोमीटर, 7,516.16 भी होता है, सॉरी 0.6, 715 पूरा अगर लिखे सही से 7,516.6 किलोमीटर, ये है आपका पूरा, पूरे का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, लाइन से याद कर लीजिएगा आप लोग, याद हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु का है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरला है, फिर ओडिशा है, फिर कर्नाटका है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर गोवा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। अब आप पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। दोस्तों यह प्रश्न आपका 2007 में पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, गोवा है, झारखंड है, उत्तरांचल है या फिर त्रिपुरा है, सबसे छोटा राज्य। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है, 6 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, गोवा सबसे छोटा राज्य भी है और साथ ही साथ इसकी तट रेखा भी क्या है, सबसे छोटी है। तट रेखा भी इसकी क्या है, सबसे छोटी है। और इसकी तट रेखा आप सभी लोग में से कोई बता सकता है, इसकी तट रेखा लगभग 118 किलोमीटर है, 118 किलोमीटर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 7वां प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। देखो इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, तो वो सवाल 2008 में पूछा गया है, पूछा गया था, है नहीं, पूछा गया था कि इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में, यूके में, जर्मनी में या यूएस में। आप सभी लोग बताएं इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सभी को वॉइस अच्छे से जा रही है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस में। देखो इंटरपोल की जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो फ्रांस में स्थित है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1923 में यह बना था, कौन, इंटरपोल। और ये फ्रांस के किस जगह में है, तो फ्रांस में एक जगह है लियोन, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और 7 सितंबर 1923 को यह स्थापित हुआ था। यह क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न, यह स्वर्णिम द्वार का शहर कहलाता है। देखो यह सवाल 2008 में पूछा गया था, लेकिन यह सवाल एक साल और पूछा गया है, और ये आपका 2008 से 2023 का सफर, 2008 से 2023, 2008 में भी ये प्रश्न है और 2023 में भी है, देख लेना जाके। उस 2023 में सवाल ये पूछा गया कि गोल्डन गेट कहाँ स्थित है।
और वही पूछा है हिंदी में, स्वर्णिम द्वार का शहर कहलाता है। तो दोस्तों न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ऑक्सफोर्ड या जयपुर, आप सभी लोग बताएं स्वर्णिम द्वार का शहर कहलाता है कौन? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ऑक्सफोर्ड या जयपुर। तो बहुत ही सरल सा उत्तर है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया में। इसको 2023 में भी पूछा गया है कि गोल्डन गेट कहां पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? 2009 में देखो यह प्रश्न पूछा गया है कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर जो बांध है वो कौन सा है? उरी बांध, टेहरी बांध, हीराकुंड बांध या नागा अर्जुन सागर? सभी लोग बताएं कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नागा अर्जुन सागर। ये इस पर स्थित है कृष्णा नदी पर, और ये महाराष्ट्र से निकलती है, और ये दक्षिण भारत की बहुत ही प्रमुख नदियों में से एक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का 10वां सवाल, केंद्र में पंचायती राज्य के लिए पृथक मंत्रालय कब बनाया गया? जो पंचायती राज्य को चलाने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया 2010 में, तो बताएं वो कब बनाया गया था? 2004 में, 1996 में, 1984 में या 1951 में? आप सभी लोग बताएं कि मंत्रालय कब बनाया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 2004 में इसके पर एक मंत्रालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना, पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुई थी। ये अलग चीज है। ये स्थापना हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में, और ये क्या है, मंत्रालय कब बना? तो मंत्रालय 2004 में बना था। तो चलिए दोस्तों कंफ्यूज ना होए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका कि ये एक मुख्यमंत्री भी है और प्रधानमंत्री। देखो सवाल क्या पूछ दिया, 2010 का प्रश्न है, यानी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया कि आप ये बताएं कि निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो बताएं, ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, वाजपेयी या नेहरू। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 11वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। और यह प्रश्न आपका 2010 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और जिन्होंने सी बताया वो गलत है, क्योंकि वाजपेयी जी नहीं बल्कि देवगौड़ा, देवगौड़ा जी जो है भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे, भारत के 12वें प्रधानमंत्री, और वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या? कर्नाटक के
सीएम भी रह चुके हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 12वां प्रश्न। दोस्तों आज का 12वां प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? चॉस, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ? टाइगर वुड जो है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और जिन्होंने बी बताया है वो गलत है, बल्कि इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर डी होगा। टाइगर वुड्स खेल का संबंध जो है दोस्तों वो गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। क्रिकेट ना मारे, गोल्फ से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 13वां प्रश्न, बैरोमीटर का उपयोग इसे मापने के लिए किया जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बैरोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिससे किसी चीज को मापा जाता है, लेकिन किसको मापा जाता है ये बात हम नहीं बल्कि आप बताएंगे। ऑप्शन है आपके पास धारा, गति, वायुमंडलीय दाब, चुंबकीय शक्ति। यानी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखो 2011 में यह प्रश्न आ चुका है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये गलत है, और ये डी नहीं बल्कि सी होगा, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब इसका सही उत्तर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर। लेकिन आप सभी लोग बता दें कि इस बैरोमीटर का इन्वेंशन किसने किया है? इस बैरोमीटर का इन्वेंशन किसने किया है? चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोग का उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बाबू इवान गैलिस्टा टेरिसेली। इवान गैलिस्टा टोरिसेली, ये जो व्यक्ति है इन्हीं के द्वारा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है मापने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 14वां प्रश्न। दोस्तों आज का 14वां प्रश्न ये है कि हिरन के बच्चे कहलाते हैं। देखो आपने ये इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश या कि 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है कि काफ, फाउल, बनी या फिर फॉन, क्या कहा जाता है इन्हें? सही लोग बताए, हिरन के बच्चे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों बहुत ही सरल सा सवाल है, हिरन के बच्चे क्या कहलाते हैं दोस्तों? फॉन कहलाते। क्या कहलाते हैं? फॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 15वां सवाल। 15वां सवाल ये है कि किसे मेट्रो पुरुष कहा जाता है? मेट्रो पुरुष के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? दोस्तों यह प्रश्न जो है आपका 2012 में पूछा जा चुका है कि मेट्रो पुरुष के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? मनमोहन सिंह को, ई श्रीधरन को, अन्ना हजारे को या निखिल कुमार को? चलिए बताएं 15वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ये सवाल आपका 2012 में पूछा जा चुका है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ई श्रीधरन। श्रीधरन, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इन्हें हम लोग मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो का संचालन इन्होंने किया था और ये एक सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? सिविल इंजीनियर। क्या थे? सिविल इंजीनियर थे। चलिए, इन्हीं को हम लोग मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला ना अब प्रश्न 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है। डार्क कॉन्टिनेंट कौन है? कॉन्टिनेंट पता होगा, कॉन्टिनेंट कुल 7 हैं। तो उन कॉन्टिनेंटों में डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है बताएं? बहुत ही सरल सा सवाल है। ज्यादातर ब्लैक लोग, काले लोग कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। तो अफ्रीका क्या है? डार्क कॉन्टिनेंट। अगर एक पूछता है व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जानते हैं? एक सवाल शायद पूछा भी गया था पिछले साल में, पिछले 2023 या 22 में पूछा गया है कि व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। बताएं आप सभी लोग, आप ही लोग से इंतजार है कि आप लोग उत्तर देंगे कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? व्हाइट कॉन्टिनेंट। ब्लैक तो सभी को पता है, व्हाइट बताएं। फटाफट सभी लोग कमेंट में लिखें। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सभी लोग जान ले, यह एंटार्क्टिका को कहा जाता है। क्या? अंटार्कटिका। इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप के, और ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है किसी ईयर में, मुझे माइंड में नहीं है लेकिन पूछा गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। सबसे एशिया सबसे बड़ा, फिर आपका आता है एशिया है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा है, और आपका अंटार्कटिका। ये कुल आपके 7 महाद्वीप हैं। और इन 7 महाद्वीपों में एक को ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है यानी कि अफ्रीका को, और एक को व्हाइट कहा जाता है यानी कि अंटार्कटिका को। बस। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 17वां प्रश्न। यह नदी पंजाब और राजस्थान दोनों में बहती है। एक नदी है जो पंजाब में भी प्रवेश करती है और राजस्थान में भी। रावी, सतलज, चंबल या ब्यास? रावी, सतलज, चंबल या ब्यास? इसमें से 3 नदियां आपको पता होगी। चलिए दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये डी होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, और ये प्रश्न देखिए ले 2012 में ये प्रश्न को पूछा गया है, ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सभी लोग बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। क्या दोस्तों? सतलज नदी जो है दोनों जगह बहती है, और ये सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? देखो यह प्रश्न जो है दोस्तों, यह 2012 में पूछा गया था।
कि जो द गोल्डन गेट है, द गोल्डन गेट एक पुस्तक है, उपन्यास है, जिसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ, शोभा डे, सलमान रशदी या वीएस नाइपल? क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्रम सेठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रम सेठ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? और यह प्रश्न आपका 2013 में पूछा जा चुका है। 2013 में प्रश्न को पढ़ें, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? और यह रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर, क्लाड या गिगोरी पिंक्स या माइकल डी बेकी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? देखो पहले इसके बारे में कुछ जान लो। देखो बाबू, इसमें एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। देखिए बात करते हैं नवंबर 1971। ध्यान से सुनिएगा, नवंबर 1971 में एक कंपनी है जिसका नाम है इंटेल कंपनी। आपने नाम सुना होगा इंटेल, बहुत ही बड़ी कंपनी। देखो एक इंटेल कंपनी जो है, इन्होंने ही सबसे पहले एक सिंगल प्रोसेसर बनाया था। क्या बनाया था? सिंगल चिप प्रोसेसर, जिसका नाम दिया था इंटेल 4004। क्या दिया था? इंटेल 4004। और इसको बनाने वाले का नाम था फेडरिको फागिन मार्शियन ई हॉक, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टेन मजूर। इन तीनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोसेसर बनाया जिसका नाम दिया इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम दिया इंटेल 4004। इसमें एक भी ऑप्शन में आपका नाम नहीं है, यानी कि ये याद रखें इसका आंसर इधर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख ले 2 मिनट इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 20वां प्रश्न कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखो 2013 में यह प्रश्न पूछा गया कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मुजीबुर रहमान, नवाज शरीफ, लियाकत अली खां या भुट्टो? कौन थे? मुजीबुर रहमान, नवाज शरीफ, लियाकत अली खान या भुट्टो? प्रश्न आपके सामने, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लेके। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताते रहें कि हमारे क्लास आपको कैसा लग रहा है, और फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और सभी दोस्त हमारे साथ आसानी से जुड़ सके कि हमारे यहाँ टोटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी 2006 से लेकर के 2023 तक के हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पर डाले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही क्वेश्चंस हर डे, प्रति डे, डेली करते रहें। चलिए तो दोस्तों पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लियाकत अली खां। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान के पहले पीएम कौन रहे? लियाकत अली खां। जिन्होंने नवाज शरीफ बताया वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पता होगा कब आजाद हुआ? 1947 में। सर्वप्रथम ईमेल लगभग कब भेजी गई, यानी पहला ईमेल कब भेजा गया था? और ये सवाल आपका 2013 में पूछा गया है। 1965, 1975, 1985 या 1857? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी
एक भी ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि पहला ईमेल, मिस प्रिंट एग्जाम में भी हो सकते हैं, पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था, और वो भी एक ही कमरे में भेजा गया था, दो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। कब? 1971 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? देखो ये सवाल आपका 2013 में पूछा जा चुका है, सारे एग्जाम के प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गोवा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, या राजस्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? चलिए दोस्तों बताएं आप सभी लोग, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा क्या? नहीं, बी गलत होगा। बी जनसंख्या से है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? राजस्थान। और सबसे छोटा? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा गोवा, क्षेत्रफल में। सीमा में भी छोटा, क्षेत्रफल में भी छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से किस जगह पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा जाता है? देखो मेनली रूप से बात किया जाए, मेनली रूप से यह भारत में दो जगह ज्यादा पाया जाता है, एक गुजरात में और एक राजस्थान में। क्या? गुजरात और राजस्थान में दो जगह प्रॉपर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें भी मिक्स क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें भी सही नहीं है। तो आप दिमाग में रखें गुजरात में और राजस्थान में। इसके ऑप्शंस को चेक करके बताया जाएगा बाद में आपको, फिलहाल अभी इसको रहने दें। बढ़ते हम लोग अपने 24वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए पॉलिटी से प्रश्न आया है 2014 में, आपसे पूछ रहा है हमारा मौलिक अधिकार कौन नहीं है। आप सभी को पता होगा हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले हमारे पास 7 थे, एक हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो आप बताएं इनमें से कौन नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, या सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन? ये क्या है? आप बताएं इनमें से कौन एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है? आप सभी को पता होगा फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार, हमने यूएसए से लिया है। कहां से लिया है दोस्तों? यूएसए से लिया है। और यह भाग 3 में इसका वर्णन है। और किसमें? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। आप सभी को ये याद होगा, 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर इसे रखा गया है। और इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये पूरी तरह से गलत है, इसका ऑप्शन डी होगा। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक राज्य नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न ये है दोस्तों कि संसद द्वारा मतदान की उम्र को घटाकर 21 से 18 वर्ष कब किया गया? और यह सवाल आपका 2014 में पूछा गया है कि 21 से घटाकर 18 कब किया गया? 1976 में, 1969 में, 1989 में, या 1999 में? 1976, 1969, 1989 या फिर 1999? ए बी सी या डी? बताए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 1989 में उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल जो है हमारा है 26वां। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन है? यानी हिंदी कैलेंडर की बात कर रहा है, शक तो बताएं वैशाख, चैत, माघ या कार्तिक? हिंदी में तो आप सभी बताएं, इंग्लिश में तो सभी को याद होगा पहला महीना कौन है। हिंदी में बताएं चैत, वैशाख, माघ या कार्तिक? क्या हो जाएगा? वैशाख हो जाएगा, चैत हो जाएगा, माघ हो जाएगा, या कार्तिक हो जाएगा?
हिंदी कैलेंडर बोल लो या राष्ट्रीय कैलेंडर बोल लो। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चैत। चैत हिंदी राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना है और अंतिम होता है, अंतिम जो होता है वो फागुन होता है। क्या होता है? फागुन। और इंग्लिश में तो सबको पता है जनवरी, फरवरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 27वां प्रश्न है, सबसे अधिक तेज उड़ने वाली चिड़िया। 2015 में यह सवाल पूछा गया है कि सबसे अधिक इन निम्न में से जो दिए गए हैं इनमें से सबसे तेज कौन उड़ता है? ए, बी, सी या डी? पेरेग्राइन फॉल्कन, ग्रेट बस्टर्ड, हमिंग बर्ड या एल्बाट्रिस? सभी लोग बताएं इन चारों में से कौन है जो सबसे तेज उड़ता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट बस्टर्ड। क्या है दोस्तों? ग्रेट बस्टर्ड। लेकिन ऐसे सबसे तेज कौन उड़ती है? सबसे तेज तो डक हॉक। डक हॉक एक पक्षी है जो विश्व में दुनिया भर में सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है, लेकिन इन निम्न में से ग्रेट बस्टर्ड होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 28वां प्रश्न कि फेदोमीटर नापता क्या है? देखो 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है और ये फिजिक्स का प्रश्न है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लेकिन जीके में पूछ दिया था कि फेदोमीटर क्या नापता है? वायु दाब को मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है, समुद्र की गहराई को मापता है या पराध्वनि को मापता है? किसको मापता है? सभी लोग बताएं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बताएं फेदोमीटर क्या नापता है? वायु दाब, ध्वनि तीव्रता, समुद्र की गहराई या पराध्वनि? दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर किसको मापता है दोस्तों? तो समुद्र की गहराई को मापता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन किस देश का राजधानी है या इस देश की राजधानी है? ये एक कैपिटल है लेकिन किस देश की है कि आपको बताना है। जर्मनी की है, नॉर्वे की है, डेनमार्क की है कि स्वीडन की है? और यह प्रश्न आपका 2016 में पूछा जा चुका है। आप सभी लोग बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, डेनमार्क। क्या दोस्तों? डेनमार्क की है। तो चलिए दोस्तों आप लोग डेनमार्क की जरा मुद्रा भी बता दें कि यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है ये आप लोग बताएं, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर डेनिस क्रोन मुद्रा चलती है। कौन सी? डेनिस क्रोन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल, लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी है, हो सकती है? और यह सवाल 2016 में पूछा जा चुका है। 543, 545, 449 और 421। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सा सवाल है। बात की जाए तो अधिकतम संख्या अभी कितनी है? तो 545। कितनी है दोस्तों? 545। लेकिन हाँ, चुने हुए सदस्यों की अभी संख्या 545 है। तो चलिए दोस्तों ये आपका
अंतिम प्रश्न था और यहाँ पर हमारी क्लासेस समाप्त होती है। और आप सभी को अगर ये हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दे, कमेंट करके बताइए कमेंट आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस की तैयारी करते रहें हर एक रोज। तो चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी से मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।